हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेट, फिजिक्स 12th फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो अपने पास पहला शब्द आया इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। स्टेट का मतलब रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टेट क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टेट होती है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट is known as इलेक्ट्रोस्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट। अब इलेक्ट्रोस्टेट में सबसे पहले आता है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? कोई पूछे आपसे चार्ज है क्या? चार्ज देखना, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी का नाम है जिसकी हेल्प से कोई एक चीज दूसरी चीज को या तो अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर दे। ऐसी बेसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से किसी एक को अट्रैक्ट या रिपेल किया जाए उसको क्या कहते हैं? चार्ज। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर बेसिक प्रॉपर्टी, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच one particle attract or repel other। कोई चीज या तो अट्रैक्ट कर ले या रिपेल कर ले, उसी को क्या कहते हैं? चार्ज। अब लोगों ने पूछा चार्ज है तो चार्ज कितनी प्रकार का है? चार्ज कितनी प्रकार का है? इसका जवाब देने के लिए हमने दो बॉडी ली, ए और बी। ए और बी उनको आपस में क्या कर दिया रे? रब कर दिया। रब कर दिया जाए तो किसी के इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, किसी को कोई गेन कर लेंगे। मान लेते हैं इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए रे? लूज कर दिए और इस पे इलेक्ट्रॉन जाके गिर गए। जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, इतना गुलाम होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ नेगेटिव। इसने खो दिया नेगेटिव को तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब पूछा जाए व्हाट इज द रीजन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन बनाया जाए व्हाट इज द रीजन ऑफ चार्ज। क्या रीजन है चार्ज आने का? आंसर क्या दोगे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रीजन है चार्ज आने का। किसी पे प्लस हो जाएगा, किसी पे माइनस। जो इलेक्ट्रॉन को खो देगा वो पॉजिटिव, जो पा लेगा वो नेगेटिव। इसीलिए ये कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रीजन ऑफ चार्ज। या तो समझ में आ रहे? अब बात आती कितना चार्ज आया, कैसे आया, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, सब डिस्कस कर रहे हैं। आ जाओ। अब चार्ज पे बातें करते हैं। जब अब देखना, कोई एटम है, एटम के चारों तरफ क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या था? पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। क्यों? न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन प्लस है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज क्या था? जीरो। इस पे क्या था? पॉजिटिव। इस वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जितना प्लस होता है ना किसी एटम में, उतना ही माइनस होता है उसके चारों तरफ। और नेट चार्ज ऑन एटम क्या होता है? जीरो। किसी भी एटम पे नेट चार्ज क्या मिलेगा रे? जीरो। तो चार्ज ऑन एटम पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे आज के बाद? चार्ज ऑन एटम क्या है? 0 कूलम। अब पूछ लिया जाए चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना, प्रोटॉन का कितना, सबका याद एक बार याद भी करने आपको ये सारी चीजें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं E प्लस लिख देता हूँ, बस है इतनी वैल्यू प्लस में है बस। ठीक है, क्या तक आया समझ में? अब ये बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई एक बॉडी है, उसमें इलेक्ट्रॉन माइनस वाले ज्यादा है, पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन से, तो ये कैसी चार्ज होगी रे? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और किसी में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन है तो वो कैसे चार्ज होगी? ये ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज।
और किसी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो तो बताओ क्या होगी, न्यूट्रल। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज क्यों होती है, नेगेटिव क्यों होती है, न्यूट्रल क्यों होती है, इन बात का रीजन समझ में आए। और चार्ज आने का कारण क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये बताओ, सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। जैसे प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल। प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखेंगे सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। सेम नेचर चार्ज रिपेल ईच अदर। Opposite nature charge attract। बात समझ में आई? अब चार्ज वेक्टर है या स्केलर? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कोई डायरेक्शन जैसी चीजें नहीं होती, उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। उसको जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना, उसको क्या कहते हैं, स्केलर। चार्ज दीजिए क्वांटिटी, ठीक है। अब थर्ड आता है क्वांटाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे उसको किसी भी बॉडी से कहीं भी ट्रांसफर कर दिया तो वो क्या रहेगा, कंजर्व। तो हम बोलते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो उसको पैदा किया जा सकता, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसको खत्म किया जा सकता। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। देखना पहले समझो, जैसे ये ए है, ये बी है, इनको रब करें या कोई भी मेथड हो जिससे इसका चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाए। पहले इनका चार्ज क्या था, ये भी न्यूट्रल कितना था पहले चार्ज, नेट चार्ज दोनों में 0 था। मान लो मैंने रब किया, उस वजह से इसके 10 इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस पे माइनस का 10 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे प्लस 10 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसने खो दिया। प्लस 10 इलेक्ट्रॉन और ये माइनस 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। तो अब बताओ नेट चार्ज फिर से इनको ऐड करके देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 10 माइनस के 10 को ऐड करोगे तो क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। और पहले भी क्या था, 0। इसीलिए कहते हैं चार्ज ना तो पैदा हुआ ना ही खत्म हुआ, वो जितना था उतना ही है, बस उसको ट्रांसफर किया गया एक से दूसरे। बात समझ आ गई? तो लिखूं यही बात, चार्ज कैन नाइदर be created nor be destroyed. It can only be transferred from one object to another object. From one object to another object. ठीक बात है? It can only be transferred from one object to another object. इसको ना पैदा किया जाता ना खत्म किया जाता, ये हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। पहले भी ये 0 था और अब भी क्या है, इनका जोड़ करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। यहाँ तक लिखिए। इसके बाद 4 एडिटिविटी। अब लोगों ने देखा चार्ज ऐड कैसे होता है, इसको समझते हैं। एडिटिविटी का मतलब क्या है, देखना ऐड करके देखो कैसे ऐड होता है, वेक्टर की तरह या स्केलर की तरह। तो ऐड किया तो कैसे ऐड होगा रे, सिंपल स्केलर की तरह, क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। तो देखना इट ऐड जस्ट लाइक स्केलर, जस्ट लाइक स्केलर
because charge is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity. बात समझ में आ गई? मान लो अभी हम 3-4 चार्ज दे दे रहे हैं Q1 Q2 Q3 माइनस का Q4 प्लस का माइनस का Q5 और इनको ऐड करना हो तो कैसे ऐड करोगे? Q नेट निकालने के लिए विद साइन, क्योंकि वेक्टर होता हो तो अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड करता है, स्केलर वो डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकता ना, तो उसमें जो साइन है उसके साथ ही रखा जाएगा। Q नेट निकालना तो कैसे ऐड करोगे? Q1 प्लस का है, Q2 प्लस का है, माइनस का Q3 है, प्लस का Q4 है और माइनस का Q5 है। बात समझ में आ गई सभी? कोई डाउट है? जस्ट सिंपल स्केलर की तरह ऐड हो रहे हैं। देख लो यहाँ पे बता देता हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा था। Q1 Q2 और माइनस का Q3 Q4 और Q5 ये लिया हमने माइनस। Q नेट निकालना तो स्केलर कैसे ऐड होते हैं? विद साइन ऐड होंगे ना, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 और माइनस का Q5 ऐसे ऐड होंगे। ठीक है, कोई डाउट है इस बात में? आगे आ जाएं। कितने प्रॉपर्टी हो चुके? 4। आगे चलें। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा वर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ लिख दो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा वर्ड पहली बार आइंस्टीन ने यूज किया था। क्वांटा वर्ड पहली बार कहाँ से आया? क्वांटा से। लाइट किसके रूप में गिरती रहे? पैकेट्स के रूप में गिरती है। आइंस्टीन ने क्या कहा था? लाइट ऑलवेज fall on the surface of metal in the form of packets, और उन पैकेट को उन्होंने क्या कहा था? फोटोन या क्वांटा। शब्द वहां से आया क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कभी आधा, हाफ, डेढ़, गुणा, ढाई, ऐसे वर्ड कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि क्वांटा होता है इंटीजर होता है, न कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, देखना इन्होंने क्या कहा? बोले एक बात देखो तुम, एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है, इनको रब किया था तुमने अभी भी थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो गए थे। बोले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितने का नेगेटिव आया? 1 का नेगेटिव, 1 का पॉजिटिव। 2 चले जाए तो रे 2 का नेगेटिव और 2 का पॉजिटिव। बोले 20 चले जाए तो 20 का नेगेटिव, 20 का पॉजिटिव। बोले 1000 चले जाए तो 1000 का नेगेटिव और 1000 का ही पॉजिटिव। बोले n चले जाए तो n का नेगेटिव और n का ही पॉजिटिव। बोले ठीक। तो बोले जो चार्ज आता है ना वो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। जो खो देगा उस पे तो प्लस, जो पालेगा इलेक्ट्रॉन को वो माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, वो किसी स्तर पे गिरेगा तो नेगेटिव, जिस स्तर से भाग जाएगा उस पे पॉजिटिव। बात सही है। बोले चार्ज है या तो वो आता है प्लस या फिर आता है माइनस। कितना आता है? जितने इलेक्ट्रॉन भागते हैं। कितने भागते हैं? n भागते हैं, तो n e, एक पे प्लस और एक पे माइनस। तो यही फार्मूला बन गया आज के बाद, q इक्वल टू प्लस माइनस n e। 10 होंगे तो यहाँ 10 यूज कर लें, 10 भागेंगे तो 5 भागेंगे तो 5 यूज कर लें, 1000 भागेंगे तो 1000 यूज कर लें। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, charge is always integer multiple of electrons. It can never be in fraction. ये कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। यहाँ क्या है? यहाँ इंटीजर भी 0 से स्टार्ट नहीं, कितने से? 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ 0 क्यों नहीं ले रहा मैं? क्योंकि 0 ही इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज आएगा ही, तो कम से कम एक तो जाना चाहिए। चार्ज आएगा तो प्लस का एक या माइनस का एक लेने के लिए 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है भाई,
तो इंटीजर है 1 2 3 4 5 4 इंफिनिटी, और कभी भी नहीं हो सकता क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकता है टूट के, नहीं जा सकता। डेढ़, पूरा, हाफ, ढाई ऐसे शब्द कभी भी नहीं आ सकते। या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक जाएगा, दो जाएगा, हजार जाएंगे, लाख जाएंगे, करोड़ जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे, पर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। यही क्या था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। तो डाउट इस बात में। तो अब इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल करने हमें, आ जाओ इस पे छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो अब तुम्हें चार्ज दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले याद कर लो भाई जिसको याद नहीं है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 1, फॉर क्रिएट 1 कूलम चार्ज हाउ मेनी number of electron required, number of electron required, बताओ भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी एक कूलम चार्ज को पैदा करने के लिए, बताओ। देखो तुम्हें चार्ज दे दिया क्या गया Q, कितना 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी याद है क्या तुम्हें? फार्मूला भी पता है, अभी भी किया, प्लस माइनस है नहीं, निकालना क्या है n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू क्या जाएगा Q बाई E। यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं किसी को। अब Q गिवन है, E भी पता है, देखो ये रहा Q और ये रहा E, दोनों कूलम में चार्ज 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, क्योंकि नंबर निकालने और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो देखना अब क्या बच गया रे, अब देखो 1 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹, ऊपर जाके क्या जाएंगे ये प्लस के 19, प्लस 19 हो गया ना ये ऊपर जाके। अब देखो ये पॉइंट हटा दो, यहाँ से हटा दिया, एक 10 यहाँ से उठा लो, इससे चुरा लो 19 वाले से, कितना रह जाएगा 18, 100 हो जाएगा, एक और 10 यहाँ से ले लो 10⁻18 अपॉन 116, कट करोगे कितना आ जाएगा रे 6.25 × 10⁻18 यूनिट लगेगी कुछ भी नहीं, क्योंकि नंबर की यूनिट होती है। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे, मिलियन ट्रिलियन बहुत आगे की बात होगी, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे जब कहीं जाके एक कूलम चार्ज पैदा होगा। और ये क्वेश्चन HPSC जैसे बोर्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, और ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल सभी बोर्ड के लिए फेमस है, CBSE हो HBSC हो कोई बात नहीं, सभी के लिए है, ठीक है। और HPSC भी ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, एक कूलम चार्ज को पैदा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, याद भी रख सकते हो ये सॉल्व करके, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18 याद रह जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसका याद करने का भी एक फायदा है, मान लो यार 1 कूलम की जगह वो 10 देते, 10 कूलम दे दो, तो फिर क्या करना है, ये आंसर है, इसको 10 से गुणा कर दो यार 19 आ जाएगा, और क्या होगा, समझ में आ रही बात। यहाँ दे दे 100 कूलम दे दे, यहाँ पावर 2 और बढ़ जाएंगे 20 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसको याद रखने से भी फायदा हो जाता है, वो अच्छी बात, ठीक है। 20 दे दे, 20 कूलम दे दे, तो क्या करोगे, ये आंसर है, एक तो पावर बढ़ जाएगी, उसका डबल हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। इससे भी कुछ ना कुछ फायदा होता है। चलो और टाइप के क्वेश्चन करते हैं क्वांटाइजेशन से रिलेटेड, और नए क्वेश्चन देखो, ये लिख दिया ना, अब देखो which of following charge possible, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, इनमें से कौन सा चार्ज है पॉसिबल है। अब एक बात बताऊं तुम्हें, अगर कभी भी आंसर फ्रैक्शन में आ जाए, टुकड़ों में आ जाए, ये फ्रैक्शन में है क्या, नहीं ये पॉइंटों में नहीं है ये आंसर, अगर तुम इसके 100 नीचे ले जाओ और कैंसिल करके देखो तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये तो दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन में है नहीं। तो कभी भी मान लो n निकाल के देख लेना किसी भी क्वेश्चन का, n अगर फ्रैक्शन पॉइंटों में या 1/, कुछ आ जाए, ऐसा आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी इंटीजर होने चाहिए, ऑलवेज इंटीजर, नॉट इन फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आंसर आ गया तो वो गलत, अगर
एक नंबर आ गया स्पेसिफिक नंबर तो वो सही है, वो पॉसिबल है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 4.8 into 10 raised to power -19 कूलम, क्या ये पॉसिबल है या नहीं देखना चेक करके। 6.4 into 10 raised to power -20 कूलम, क्या ये पॉसिबल है या नहीं देखना। सी 1.28 into 10 raised to power -18 कूलम, ये देखना पॉसिबल है या नहीं। डी 8.0 into 10 raised to power -19 कूलम, ये पॉसिबल है या नहीं। ये क्वेश्चन करके देखने, चार के चार क्वेश्चन करो, इनमें से कौन तो पॉसिबल है और कौन नहीं है अभी बताना हमें सभी। तो कैसे करोगे, n निकाल लेना। n अगर फ्रैक्शन में आ जाए, टुकड़ों में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर n एक नंबर आता है तो वो पॉसिबल है। चलो करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कर लिया होगा, देखो ए नंबर क्वेश्चन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज कितना गिवन है रे 4.8, q इक्वल टू n, n इक्वल टू क्या दे रही है, ये e नीचे चला जाए q बाई e, q कितना गिवन है, ये रहा 4.8 into 10 raised to power -19 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सभी को याद है 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, कूलम से कूलम 19 से 19 3 पे कट हो गया, तो कितना आंसर आ गया रे 3। 3 तो एक नंबर है ना, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक हो सकता है 2 3 4 5 इंफिनिटी तक, तो ये क्या है पॉसिबल है, ये नंबर पॉसिबल है क्योंकि इसका आंसर किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, ये एक इंटीजर नंबर आ रहा है, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, q इक्वल टू n, फिर फार्मूला लगाओ, n निकालना है तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा रे q बाई e, तो q कितना है ये रहा 6.4 into 10 raised to power -20 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो पता ही सभी को 19, अब कट करो इसको, 19 तो कट हो गए, ऊपर पावर माइनस में 1 रहेगी, ठीक है 4 पे कट हो गया, 4 into 10 raised to power -1 है ना, इसको नीचे ले आओ प्लस हो जाएगा 4/10, तो कितना आंसर आएगा 0.4 फ्रैक्शन में टुकड़ों में आ गया ना आंसर, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कट कर दो। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, q इक्वल टू n, n इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई e, और q की वैल्यू कितनी है 1.28 into 10 raised to power -18 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सभी को याद है 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, ये तो कट गए, ठीक है, एक माइनस का 10 यहाँ बच गया, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा क्या एक पावर, ठीक है ना, देखो क्या क्या बच गया 1.28 अपॉन 1.6 into 10 raised to power -1, नीचे से ऊपर जाके +1 होगी, ये बच गया, कोई डाउट है इसमें। अब देखो ये कितने पे कट हो रहा है, एक काम करो, अगर दिक्कत हो रही तो ये 100 नीचे ले आओ इसके पॉइंट और इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, यहाँ तक है, ये कैंसिल हो गया, ये 8 पे कट गया ना, 8 आ गया, 8 एक नंबर है ना, ठीक है, 8 एक स्पेसिफिक नंबर है, इंटीजर है, तो ये भी पॉसिबल है। अब इसको सॉल्व करो, लास्ट इसको सॉल्व करते हैं, देखना q इक्वल टू n e, n क्या आ जाएगा q बाई e, q कितना गिवन है 8.0 into 10 raised to power -19 अपॉन 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कितने पे कटेगा रे, इस पॉइंट को इस पॉइंट को हटा दूं, दोनों पॉइंट हटा दूं, कितना बच गया 5 पे कट हो गया ना, n इक्वल टू 5 आ गया, और 5 एक नंबर है, और ये पॉसिबल है या नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो तो बताओ, इसमें सही समझ में आ रहा है, हो गया। अब आपको क्वांटाइजेशन के क्वेश्चन आने लगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मेथड ऑफ चार्जिंग सीखेंगे, चार्ज कैसे कैसे किया जाता है, लोगों ने पूछा था सबसे पहले चार्ज होता क्या, हमने बता दिया, चार्ज आता है कैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, चार्ज के गुण क्या है, यही है। अब चार्ज और भी है प्रॉपर्टी चार्ज की, जैसे देखना कोई चीज है, जैसे ये एक मार्कर, इस पे चार्ज अभी नहीं है, ये न्यूट्रल है, पर इसका मास तो है, बिना मास के चार्ज, बिना चार्ज के मास रह सकता है, बिना चार्ज के मास रह सकता है, क्योंकि अब इस पे चार्ज तो नहीं है पर मास तो है, बिना चार्ज के मास रह सकता है, पर चार्ज को रहने के लिए किसी मास की जरूरत है, वो किसी चीज के ऊपर तो आएगा, ये बात सच है, विदाउट चार्ज मास एग्जिस्ट, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बात सुन रहे, विदाउट मास
चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये लाइन लिखे हैं, लिखें तो क्या लिखेंगे, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के मास तो एग्जिस्ट कर देगा, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज नहीं रह सकता। तो बिना मास के चार्ज रह जाएगा कि किसी चीज पे तो आना पड़ेगा ना उसको, बिना मास के चार्ज नहीं रह सकता, पर मास बिना चार्ज रह सकता है, जैसे ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं, मास तो है। ठीक है ये बात है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो कोई बबल है, पानी का कोई बुलबुला है बबल, उसको मैं कोई चार्ज दूं, चाहे मेरी मर्जी है मैं प्लस दूं चाहे माइनस दूं, तो उसका साइज बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा रे? कभी भी मान लेते हैं बबल, ये बबल, इसको चार्ज दिया गया प्लस या माइनस जो भी दिया गया, मान लो हमने प्लस दिया या माइनस देते तो भी यही आंसर आएगा, प्लस देते तो भी प्लस दे देगा, तो उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अब यहाँ वाला प्लस इसको रिपेल करेगा, वहाँ वाला उसको रिपेल करेगा, रिपेल कर करके इसका साइज क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एनी चार्ज टू ए बबल its radius x volume लिखो, volume always increasing, उसकी वॉल्यूम हमेशा की क्या होगी, बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ेगी। एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की, वो क्या है, इनवेरिएंट नेचर का होता है। इनवेरिएंट समझते हो क्या होता है? इनवेरिएंट चार्ज इज इनवेरिएंट, जैसे समझाता हूँ, मास है ना, मास है वो इनवेरिएंट नहीं है, जबकि चार्ज इनवेरिएंट है। मास है, लेंथ है, टाइम है, ये इनवेरिएंट नहीं है, परंतु चार्ज वेरिएंट है। कैसे देखना, मान लो एक हाथी आए भागा और एक खड़ा आपको टक्कर मारे और एक भाग के मारे, तो कौन सी ज्यादा लगेगी, भाग के। तो भागने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो मास में कन्वर्ट होती है। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी थ्योरम पढ़ोगे कभी तो पता लगेगा, जो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी वो फील होगी हमें कैसे, मास की फॉर्म में, वो ज्यादा वजन फील होगा उसका। कोई एक ट्रेन भागी हुई आए, एक धीरे चलती हुई आए, एक तेज चलती हुई आए, रोकना कोई भी चीज को रोकना कब आसान है, जब वो धीरे हो, तेज होगी उतना ही रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा फील होने लगेगा हमें, उसका मास। तो रिलेटिविटी मास इक्वेशन है, उसमें भी यही है, जैसे हमने ये पढ़ा हुआ v m इक्वल टू जो मास फील होता है वो m नोट का कितना फील होता है, 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है ना इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी ये होती है। इससे क्या होता है, ये स्पीड हमारी जैसे जैसे बढ़ेगी, ये चीज क्या होगी रे, ये चीज यहाँ जाएगी, ये सी ये घटेगी, तो ये बढ़ा हुआ फील होगा। ये क्या होगा रे, बढ़ा हुआ फील होता है मास। इसीलिए कहते हैं मास इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट नेचर का नहीं है, वो वेरिएंट है, वो बदल जाता है, वेरिएबल है वो कैसे स्पीड के साथ है बदलता है। पर चार्ज चाहे खड़ी हुई चीज हो, बैठी रहे, भाग रही हो, चाहे सोई हो, कुछ भी कर रही हो, चार्ज जितना दिया था उतना ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। चार्ज क्या था, ऑलवेज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर, it does not depend on the velocity of particle, पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, जो कि मास करता है। अब ये भी मैंने बताया इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की दी इक्वेशन है, m = m0 / 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसकी अच्छे क्या कह देते हैं, मास तो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, पर चार्ज जैसी कोई चीज इस पे डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आ रही है? चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने अभी तक, सारी समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बाद अपना टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है, मेथड ऑफ चार्जिंग। ये बातें समझ में आ गई सर? अभी मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग हेडिंग डालेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग।
कैसे कैसे किसी चीज को चार्ज किया जाता है, उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। अपना आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है मेथड ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ चार्ज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे देखना फ्रिक्शन रबिंग, हम अब बार बार पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन या रब कर दो तो क्या होता है, चार्ज होता है, एक पे प्लस आ जाता है, एक पे माइनस आ जाता है। एक इंडक्शन भी है, एक कन्वेंशन कंडक्शन भी है, बहुत सारे मेथड है, सबको लाइन वाइज पढ़ लेते हैं। एक पार्ट है इसका रबिंग या फिर फ्रिक्शन। सबसे पहला मेथड ये चार्ज करने का, किसी चीज को चार्ज करने तो सबसे पहले क्या करो, रबिंग या फ्रिक्शन से ले आओ। जैसे हम वो करते थे बचपन में, ऐसे ऐसे मिट्टी उठाते रहते थे पेन से, वो भी क्या है, रबिंग फ्रिक्शन। किसी जो हमारे एयर होते थे इस पे कैसा चार्ज आ जाता था, मुलायम होते थे इस पे पतला चार्ज आ जाता था, जो कॉम्ब होता था या फिर कोई भी पेन होता था उस पे क्या आ जाता था, नेगेटिव आ जाता है। कंघी करते हैं तो भी कभी कभी स्पार्क पैदा होती है थोड़ी बहुत, कभी कभी बाई चांस। तो किस वजह से होती है, इस चार्ज की वजह से। क्यों, हमारी एयर पे तो क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो कॉम्ब होता है उस पे क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और चार्ज की क्या होती है आपस में पार्टिकल। ठीक है, देखना रबिंग। रबिंग क्या था, व्हेन टू bodies rubbed with each other, rubbed with each other, with each other, then one body positive charge and another क्या, दूसरी क्या हो जाएगी रे, नेगेटिव चार्ज। अब पता कैसे चलेगा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो लिखेंगे दोज बॉडी which lose electron is positively charged and those which gain electron is negatively charged। और ये डायग्राम बनाया था हमने, याद हो तो, ए बी, इनको क्या किया गया है, रब किया गया। रब करने के बाद क्या हुआ, इसने इस इलेक्ट्रॉन को दिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, n को तो n का पॉजिटिव और n का नेगेटिव, यही बात हुई थी ना, n नेगेटिव n पॉजिटिव। ठीक है, अब यहीं से क्वांटाइजेशन भी प्रूफ किया था। ठीक है, ये बात हो चुकी। अब दूसरा मेथड बी, कंडक्शन, पाई कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, अब देखना कंडक्शन क्या होता है। जैसे एक अनचार्ज बॉडी ले आओ, मेटल की, मेटल है, एक अनचार्ज मेटल ले आओ, एक चार्ज मेटल ले आओ, दोनों को वायर बिल्कुल सेम साइज, शेप, रेडियस, वॉल्यूम सब सेम है, सेम ही मेटल की बनी हुई है दोनों की दोनों। अगर उनको एक चार्ज है एक अनचार्ज है, मान लो एक 10 कूलम चार्ज है, दूसरी 0 कूलम है, तो उनको किसी वायर के हेल्प से जोड़ोगे तो कितना कितना कूलम हो जाएगा रे, वो 5 कूलम हो जाएगा। क्यों, जब तक ट्रांसफर होगा जब तक उनका लेवल क्या हो जाए, सेम। ठीक है, और दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, अनचार्ज भी क्या कर ली जाएगी, वायर के हेल्प से चार्ज कर ली जाएगी। ये तो सिंपल सा मेथड है। व्हेन ए अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज कंडक्टर, कंडक्टर लिखना जरूर, क्योंकि इंसुलेटर पे तो कोई चार्ज आता ही नहीं। अनचार्ज कंडक्टर था मेरे पास, कंडक्टर इज connected with wire to a charged body, एक चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिया टू ए चार्ज बॉडी, देन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कहां से कहां होगा, चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे। कभी कभी वो रेडियस वॉल्यूम से सेम ना दे तो चार्ज भी अलग अलग आएगा, तब क्वेश्चन बनेंगे, वो बता रहा हूँ। देखना ए है और बी है, इसको मान लिया 0 कूलम है, 0 कूलम, ये क्या है, अनचार्ज, क्या थी रे, अनचार्ज। और इसको मान लो मैं 10 कूलम है, और किसी वायर के हेल्प से इनको जोड़ दिया जाए, किसी वायर के हेल्प से इनको जोड़ दिया जाए, तो बताओ
अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, उससे इसकी तरफ नहीं, चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज इस तरफ ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा। और कितना हो जाएगा आफ्टर चार्ज, आफ्टर कनेक्शन, ये भी 5 कूलम हो जाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, और ये भी 5 कूलम हो जाएगा। पर जरूरी नहीं है 5 कूलम लियो, इसकी रेडियस कम ले लूँ मैं, छोटी ले लूँ, इसको बड़ी इसको छोटा, इसकी मेटल बदल दूँ, कुछ भी कर दूँ, चेंज करूँगा तो आंसर बदलेंगे। तो आंसर बदलेंगे तो उसको समझते हैं कैसे। पर ये पक्का है वायर के हल से जो चार्ज है उससे अनचार्ज की तरफ क्या बात है, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पक्का अनचार्ज बॉडी को क्या कर देंगे, चार्ज। ये भी एक मेथड ऑफ चार्जिंग है। पर इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो समझाता हूँ और जो इसके न्यूमेरिकल समझता हूँ। मान लेते हैं एक 2 मीटर रेडियस, 2 सेंटीमीटर या मीटर रेडियस की और दूसरी 4 मीटर की, फिर क्या होगा देखना भी। ये 2 मीटर रेडियस की और ये 4 मीटर, ठीक है, दो बॉडी है, एक 2 मीटर की और एक 4 मीटर की। ये बड़ी है क्या दूसरी, 4 मीटर वाली वो बड़ी है, इससे बड़ी है तो उस पे चार्ज भी क्या रहना चाहिए रे, ज्यादा, ठीक है। सेम मेटल की बनी हुई है, बस साइज क्या है कम ज्यादा। इसको मान लो मैं, इसको मैं 20 कूलम चार्ज दे दूं और इस पे 0 है, और फिर मैं इन दोनों को क्या कर दूं रे, वायर से कनेक्ट कर दूं, वायर से कनेक्ट कर दूं। फाइंड चार्ज ऑन ईच, ए और बी पे चार्ज होता है, क्या है बताओ। कनेक्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा, करो क्वेश्चन छोटा सा। देखो अब तुम्हें ये तो पता है ये बड़ा है तो इस पे चार्ज ज्यादा है, इस पे कम आएगा। इनका रेशियो निकालना एक सिंपल मेथड होता है, 2 और 4 है ना, 1:2 में डिवाइड होना चाहिए, 1:2 में। ऐसा कोई ऑप्शन आएगा जिससे 1:2 हो जाए 20 कूलम का, है? देखो मैं समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आया ऐसे कर लो। जैसे मान लो इस पे निकालना है, चार्ज निकालना है, इस पे चार्ज निकालना, तो इसका इसकी रेडियस अपॉन टोटल रेडियस, टोटल रेडियस क्या होगी रे, 2 + 4 इनटू में टोटल चार्ज कितना है 20 कूलम इक्वल टू Q1, Q ए पे बता रहे, Q बी पे बताना तो क्या करेंगे, उसकी रेडियस अपॉन में टोटल रेडियस इनटू में टोटल चार्ज। बात समझ में आ गई कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब देखना ये 6 हो गया ना, ये कितना आ गया रे 6.66। देखो 1:2 था ना, 1:3 आंसर आना चाहिए। अब इसका 1:2 आना चाहिए ना, तो इसका डबल इसमें आएगा 12.2। इसका डबल देखना यहाँ क्या आएगा 4/6 इंटू 20, ये बच गया, ये 6 इसमें गया 6.66, तो बाकी कितना बच गया है, बाकी कितना बच गया 14.33 अप्रोक्स। 20 तो टोटल ही था, ये कितना हो गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, यही क्या यही होगा ना, सही है ये यार, या कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, सही है बिल्कुल। इतना कूलम चार्ज तो इस पे आएगा और इतना कूलम चार्ज इस पे आएगा, ऐसे निकलेंगे इक्वेशन। कोई डाउट है क्या, ये इसका जस्ट डबल आ गया ना, देखना ऐसे ही लिख लेते हैं यार, 2 × 6.66, ये 1 × 6.66 आया था, ये क्या है 2 × 6 1:2 आ रहा है ना, कोई डाउट है क्या इस बात में, 1:2 ही आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर दो और दो, इसको करो, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे मैं चार्ज दे दूं,
100 कूलम। अब इसको करो 100 कूलम दे दो इसको 100 कूलम। अब करके दिखाओ ये क्वेश्चन क्या क्या आंसर आएगा। हाँ करो देखो, जैसे इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया जाए। अब हमें 2a निकालना तो क्या करेंगे, इसकी रेडियस अपॉन दोनों की रेडियस का जोड़ इनटू 100। आगे चलने दूसरे को निकालना क्यूब b इक्वल टू 9 अपॉन 1 प्लस 9 इनटू 100। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 इनटू 10 100 कितना आ जाएगा 10 कूलम। ठीक है, और इस पे कितना आ जाएगा रे 90 कूलम, क्योंकि एक 1:9 में आंसर आना चाहिए था। तो 10 कूलम है तो ये 90 कूलम, और टोटल कितना होना चाहिए 100 कूलम। बात समझ में आ रही? 90 कूलम रेडियस के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, वैसे पता था। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मान लो बिल्कुल ऐसा बनाना तो बोल दे 1 मीटर का ये है, 1 मीटर का ये है, सेम मेटल के बने हुए हैं, इसको 10 कूलम दिया जाए तो उस पे कितना होगा 5 कूलम होगा। कोई दिक्कत ही नहीं, कनेक्ट करने के बाद आफ्टर कनेक्शन इन दोनों कितना कितना होगा रे 5 कूलम। क्यों देखना, अगर फॉर्मूलेशन करना चाहते तो भी 5 ही आएगा। देख लो एक बार, इसकी रेडियस अपन दोनों की रेडियस का जोड़ इनटू 10 कितना आ जाएगा रे 5। इसकी रेडियस अपन दोनों की रेडियस का जोड़ इनटू 110 कितना आ जाएगा 5। ऐसे 5 आ रहा है। पता भी है अगर सेम रेडियस और सेम मेटल के बने हो तो क्या होगा सेम चार्ज आएगा दोनों में। कोई डाउट है क्या इस बात में? इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे आज के बाद। आगे चले, यहाँ पे अपना 2 मेथड हो गए, रबिंग फ्रिक्शन, और दूसरा क्या है कंडक्शन हो गया। अब है इंडक्शन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल भी टफ बनेगा, वो सीखेंगे। ठीक है, आ जाओ, इसमें न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, वो भी करेंगे। अब है थर्ड मेथड इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? किसी चीज का इंड्यूस होना, किसी दूसरे को देख के इंड्यूस हो जाना। जैसे मान लो एक नालायक है, ए बंदा नालायक है, बी बंदा बहुत होशियार पढ़ने वाला है, इसके पास आता है, रोज देखता है ये पढ़ रहा है, फिर ये चला जाता है तो नालायक चला जाता है अपने आप। फिर अगले दिन आता है, फिर देखता है तो पढ़ रहा है, फिर ये चला जाता है उदास होकर। तीसरे दिन फिर आता है, सोचता है मैं भी पढ़ने लग जाऊँ, घर पे जाके ये भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है। चौथे दिन 1 मिनट के लिए आता है, फिर भाग जाता है, बोले ये ज्यादा पढ़ लेगा, मैं और ज्यादा पढ़ता हूँ। ये क्या हो चुका है? इंड्यूस हो चुका है। बी को देख के ए को क्या होने लग गया है, इंडक्शन मिल गया, वो अब पढ़ना स्टार्ट कर चुका है, वो भी इस रेस में आ चुका है, घोड़ों वाली रेस में आ गया, वो गधे की रेस। ठीक है, तो इसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, हम भी ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। कोई इंड्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो एक बॉडी ए है और एक बी, इनको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया, क्योंकि रीजन बताता हूँ। इसको इंसुलेटिंग स्टैंड वुडन ब्लॉक पे क्यों रखा गया? क्योंकि ये मेटल है, इसको कोई चार्ज दूं अर्थ पे रख दिया गलती से, अर्थ उस चार्ज को खा जाएगी। क्यों खा जाएगी? क्योंकि अर्थ सागर है, सी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो कितना ही चार्ज दे दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक मेटल को मैं किस पे रखता हूँ? इंसुलेटिंग स्टैंड पे। बुक में ऐसे दिखा रखा है ऐसा, इसका मतलब यही है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि अर्थ उसको चार्ज को ले ना जाए अपने अंदर। मान लेते हैं मैंने इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, क्या कर दिया रे? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इसको पॉजिटिव चार्ज करने के बाद मैंने इसके नजदीक एक अनचार्ज बॉडी को रखा। क्या रखा है इसके नजदीक? अनचार्ज बॉडी को। चार्ज बॉडी के पास क्या रखा है? अनचार्ज बॉडी को रखा। जैसे ही मैं अनचार्ज बॉडी को रखूं, आज के बाद एक बात तो सुन लो, अनचार्ज का मतलब या न्यूट्रल का मतलब आज के बाद क्या है? जितना प्लस है उसमें उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। इस वजह से वो जीरो चार्ज दिखा रही है। ये मत सोचना न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही जीरो है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है, इसीलिए वो क्या है? जीरो चार्ज थी। अब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल। चार्ज के पास एक अनचार्ज लिया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो पर है कितने? इक्वल इक्वल। अब जैसे ही मैं इसके नजदीक इसको ले जाऊंगा प्लस वाले को, तो वो उसके माइनस को अपनी तरफ खींचेगा और प्लस को रिपेल करेगा ये प्लस वाला, तो उसके माइनस को एक बाउंड्री पे इकट्ठा कर लेगा। ठीक है,
और प्लस को रिपेल करके दूसरी बाउंड्री पे भेज देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ गई। अब इनको पास पास रखा, ऐसा होता रहा, जैसे ही दूर ले गया मैं इसको गलती से, फिर ये पूरा चार्ज मिक्स होकर जीरो हो गया, फिर पास लिया, फिर ये माइनस इधर इकट्ठा हुआ प्लस। फिर मैंने सोचा मेरे को तो एक चार्ज करना है इसको, मान लो मैंने को नेगेटिव चार्ज करना है, कैसे करूँ? मैं इसको दूसरे डायग्राम में समझा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप तो ये है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया है? इंडक्शन स्टार्ट हो गया क्या? इंडक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, देखना यहाँ पे माइनस इकट्ठा हो रहा था ना, यहाँ पे प्लस इकट्ठा हो रहा था, और इस पे प्लस है, इसकी कोई डाउट ही नहीं किसी को। ये तो हम लाए हैं पहले से चालू थोड़ी, ठीक बात है। अब कर दो अर्थिंग। अर्थिंग करने से ये प्लस चार्ज गायब हो जाएगा क्या ऐसे? हाँ गायब हो जाएगा, पर ऐसे थोड़ा होगा, प्लस चार्ज गायब हो जाएगा ऐसे। प्लस चार्ज गायब कैसे हो जाएगा? प्लस चार्ज गायब ऐसे हो जाएगा। अब कुछ लोग तो ये पढ़ा देते हैं प्लस वाला चार्ज अर्थ में चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि इन वायर में सिर्फ और सिर्फ कौन चल सकता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जैसी चीज कभी वायर में चल ही नहीं सकती, प्रोटॉन एक स्टैटिक चार्ज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ मोशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन आए कहां से? यहाँ पे प्लस है, अर्थ तो सागर है, सी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, वो देगी क्या? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसको क्या कर देगा? न्यूट्रल। इनको न्यूट्रल करके इनको क्या बना देगा? लास्ट में जीरो। फिर से कौन सा चार्ज बचेगा साइड? सिर्फ और सिर्फ माइनस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अर्थिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखना, नेक्स्ट स्टेप में होगा ऐसा कुछ। अर्थिंग होने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस इकट्ठा रहेगा ना, और यहाँ जीरो हो गया, इस पे पूरी पे क्या है? प्लस। अब है ना, मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा माइनस पे फैल जाए, एक साइड ना रहे, तो इसको क्या करूँ? दूर ले जाऊँ इससे, दूर ले जाते ये पूरे पे फैल जाएगा, क्योंकि इधर अट्रैक्शन की वजह से इधर खींचा हुआ है। जैसे ही मैं इसको दूर ले जाऊंगा, ये चार्ज पूरी पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप में इसमें क्या की थी हमने? अर्थिंग। इसमें इंडक्शन हुआ था, इस स्टेप में इंडक्शन हुआ, इसमें अर्थिंग की। इसमें क्या करेंगे? इनको सेपरेट करने पे होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंप्लीट बॉडी ऑफ द मेटल। मेटल की पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो मैं उस प्लस को बहुत दूर ले गया और माइनस को यहाँ ले आया, इनको क्या कर दिया मैंने? सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट करके ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज क्या होगा? पूरी बॉडी पे फैल जाएगा, कंप्लीट बॉडी पे फैल जाएगा। आफ्टर सेपरेशन complete charge distributed on whole body of कंडक्टर। कंडक्टर की पूरी बॉडी पे फैल जाएगा, इसमें कोई डाउट है? भी हो गई? सही है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है? मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले रबिंग, दूसरा क्या पढ़ा है? कंडक्शन, और तीसरा अभी भी पढ़ा क्या है? इंडक्शन। तीनों समझ में आया नहीं? अब हमें इस पे बहुत बड़े क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसके बारे में लैंग्वेज नहीं लिखवाई ना मैंने, तो लैंग्वेज और लिख दो एक बार। When a charged body placed near to a uncharged conductor body, कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर होने जरूरी है, क्योंकि चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? कंडक्टर की होती है। नियर टू ए अनचार्ज कंडक्टर, एक अनचार्ज कंडक्टर। व्हेन ए चार्ज बॉडी प्लेस्ड नियर टू ए अनचार्ज कंडक्टर, देन इंडक्शन स्टार्ट्स। on the surface of uncharged body, one side positively charged and other negatively charged.
ठीक है। आफ्टर अर्थिंग वन साइड चार्ज रिमूव, वन साइड चार्ज रिमूव, एट लास्ट both body separate and remaining charge distributed on the complete body, and remaining charge distributed on whole body of the conductor, कंडक्टर की पूरी बॉडी पे वो जो चार्ज बचा है वो फैल जाएगा। मान लो मेरे को अब इसको नेगेटिव चार्ज किया ना मैंने, चार्ज को क्या दिया है नेगेटिव चार्ज। मेरे को अगर पॉजिटिव चार्ज करना होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले क्या लेके चलते रहे यहाँ पे, शुरुआत में क्या लेके चलते हैं यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज लेके चलो। नेगेटिव चार्ज लेके चलोगे तो क्या होगा, यहाँ क्या आएगा इस साइड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। इस साइड क्या जाता नेगेटिव चार्ज। अर्थिंग करते तो ये यहाँ नेगेटिव होना था ना, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ क्या होना था पॉजिटिव। और नेगेटिव को अर्थ, नेगेटिव तो चल ही सकता है वायर में, तो नेगेटिव यहाँ से चला जाता, सिर्फ क्या बच जाता पॉजिटिव। अब यहाँ क्या बच जाता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बच जाता है। पॉजिटिव बच जाता है, इनको सेपरेट करते तो अब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कहाँ फैल जाता है, कंप्लीट बॉडी फैल जाता है। और इस पे क्या ले रखा हमने, शुरुआत में नेगेटिव ले रखा है, अब की बार क्या ले रखा है इस पे नेगेटिव ले रखा है शुरुआत में। अगर नेगेटिव लेके चलोगे तो जो दूसरी बॉडी होगी उस पे कैसा चार्ज हो जाएगा रे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव लेके चले थे तो कैसा हुआ था नेगेटिव, अब की बार कैसा चार्ज हो जाएगा इस पे, फिर वही पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेके चले, इस बार क्या लेके चले नेगेटिव, तो इस पे क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर सेपरेट करती कहाँ फैल जाएगा रे, कंप्लीट बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। और जो पहले वाली उस पे तो ही क्या बात समझ में आ गई, कोई डाउट है। अब देखो एक दो क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड, वो करके दिखाओ। ये लिख लिया हुआ, आज न्यूमेरिकल करके दिखाओ। कूलम्ब्स लॉ अभी नहीं पढ़ाया, न्यूमेरिकल वैसे तो नहीं होगा, पर इसके बाद कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ होने के बाद इसके न्यूमेरिकल होंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।